नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरोह के पाठ स्पीति में बारिश पढ़ेंगे, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक कृष्ण नाथ जी हैं। इसमें वर्ष 1971 के अनुसार वे स्मृतियां हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी इसमें वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है, अर्थात इसका इतिहास कम है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वतंत्र रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो, और इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था, कितना अधिक समय लग जाता था। यहाँ के लोग जब डायनामाइट का विस्फोट होता तो उससे बचने के लिए वे आंखें बंद करके चांगमा, ये पेड़ का नाम है, उसका तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे, और जब धमाका गुजर जाता तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठ जाते। जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे, और यही उनकी सुरक्षा की शैली भी थी। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे, अब वहाँ 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत ही कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्रों में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा को कहा जाता था, नोनो, उनके द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी शासन काल में नोनो कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से कार्य करता था और स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनो को माल गुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया था। उससे ऊपर के मामले वह खुद नहीं देखता था, वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति की जनसंख्या और शासन व्यवस्था बताने के बाद लेखक स्पीति की भौगोलिक स्थिति और जीवन की दुर्लभता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि स्पीति 31.42 और 32.59 अर्थात 59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है।
स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत और पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर तथा उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई रामपुर, बुशहर और किन्नौर होते हुए सतलुज में मिलती है। इसके साथ कोई पारा और पिन नदियों की घाटियां भी हैं, परंतु केवल स्पीति घाटी ही आबाद है कि वहीं पर जनसंख्या हमें नजर आती है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं कि उनका संपर्क बाकी दुनिया से नहीं रहता। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलती, फसल भी एक बार होती है। इसलिए लेखक कहता है कि ये समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ रहते क्यों हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या बिना कारण। इसके पीछे तर्क ढूंढना व्यर्थ है कि किन कारणों से यहाँ रहते हैं, ये ढूंढना बेकार है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। यहाँ स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम या छोले भटूरे जैसी बाजारू चहल पहल भी नहीं है, अर्थात यहाँ बाजार नहीं है, यहाँ पर्यटन नहीं है। यहाँ कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर सब हिमालय नहीं है कि इन सब स्थानों के जैसा यहाँ का सौंदर्य नहीं है। यहाँ पर यात्री घूमने के लिए भी नहीं आते हैं। यह तो हिमालय की तलहटी है। लाहौर स्पीति की घाटियां रोहतांग जोत के पार हैं। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौर की ऊंचाई 10,535 फीट तथा स्पीति की ऊंचाई 12,986 फीट है। दुर्गम होने के कारण यहाँ पर पर्यटक नहीं आते। स्पीति घाटी के विषय में बताते हुए लेखक आगे कहते हैं कि स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं, उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। और लेखक बताते हैं कि शायद इनका नाम बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर पड़ा है। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत ज्यादा हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूं। इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना जाप हुआ है कि इसका नाम माने श्रेणी ही पड़ गया। इंपीरियल गजट के अनुसार माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट है। कुछ छोटी चोटियां 17,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। इसके कई गांव 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। यह मध्य हिमालय है। इसी में स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय है, जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है तथा कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। लेखक युवकों को इस घाटी में घूमने आने के लिए आमंत्रित करता है। वो कहता है कि यद्यपि चोटियों की ऊंचाइयों से होड़ लगाना ठीक नहीं है, कि वो इतनी अधिक ऊंची हैं कि उनसे ये होड़ लगाना बिल्कुल उचित नहीं है, फिर भी नवयुवकों और नवयुवतियों का यहाँ आना उनका एक अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी लेखक के अनुसार बूढ़े लामाओं के जाप के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियां आकर किल्लौर करें, अर्थात वो यहाँ पर्यटन के लिए आए, यहाँ पर खुश होकर उत्साहित होकर हंसे खेले, तो यहाँ का जो आर्तनाद है वो पिघल जाए और यहाँ चारों तरफ खुशियां फैल जाएं और चारों तरफ आनंद का प्रसार हो।
स्पीति की ऋतुओं के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि स्पीति में लाहौल की तरह दो ही ऋतुएं होती हैं, पहली वसंत और दूसरी शीत। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक चलती है, जो अल्पकालिक होती है कि कुछ समय के लिए आती है। शेष पूरा वर्ष शीत ऋतु रहती है कि ठंड रहती है। वसंत जुलाई में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शीत में जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वसंत में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी हो जाती हैं। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों की होती है। यहाँ वसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती, जबकि वसंत ऋतु में मैदानी स्थानों पर चारों तरफ हरियाली होती है। और वसंत को तो ऋतुराज कहा गया है कि चारों तरफ प्रकृति नए नए फूलों से, पत्तों से भर जाती है। लेकिन यहाँ पर वसंत ऋतु में भी फूल नहीं खिलती, ना ही हरियाली होती है। वसंत के अतिरिक्त पूरा साल भर शीत ऋतु रहती है। शीत में तो यहाँ की नदी नाले भी जम जाते हैं। इतनी अधिक ठंड होती है कि नदी नालों का पानी भी जम जाता है। तेज हवाएं चलती हैं जो खुले अंगों में अर्थात हाथ पैरों में भी शूल की तरह चुभती हैं। स्पीति में मानसून नहीं पहुंचता था, वर्षा नहीं होती, इसलिए यहाँ वर्षा की बहार नहीं होती। जो कालिदास ने अपने ग्रंथ ऋतु संहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है, वह यहाँ पर देखने को भी नहीं मिलता। कालिदास तो वर्षा ऋतु के श्रृंगारिक और मादक वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु स्पीति के निवासी तो वर्षा ऋतु के इस लालित्य को समझ ही नहीं सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां भरकर तीव्र बहती हैं, बादल बरसते हैं, हाथी चिंगाड़ते हैं, वियोगिनी स्त्रियां रोती हैं, कलपती हैं। और इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ बारिश कभी कभी ही होती है और जिसके कारण धरती सूखी और ठंडी ही रहती है। यहाँ वर्षा एक घटना के रूप में होती है। स्पीति में होने वाली फसलों के विषय में बताते हुए लेखक कहते हैं कि स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें भी जो मुख्य फसल है वो जौ है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी तो यहाँ खेती करने के काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की तो जा सकती है, लेकिन वो तब संभव है जब वहां पर पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल के पेड़ नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति पूरी तरह से वीरान है। वर्षा का होना तो यहाँ एक घटना के समान है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वह काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह और उनके हाथ को छीलने सा लगा, क्योंकि वहां ठंड तो होती ही है। उसने खिड़की का पल्ला था दरवाजा वो बंद किया तथा आड़ में छिपकर महसूस किया कि बाहर तो बर्फ की बारिश हो रही है। सुबह उठने पर लेखक को पता चला कि लोग उसकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों के बाद बारिश हुई थी। स्पीति में बारिश बहुत कम होती है। मध्य हिमालय में स्थित होने के कारण मानसून वहां नहीं पहुंच पाता। और जब लेखक के आने के बाद बारिश हुई, काफी समय के बाद बारिश हुई थी, तो लोग उसकी यात्रा को शुभ मान रहे थे कि उसी के आने के कारण शायद ये बारिश हुई है। लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। आज वहां कुछ परिवर्तन आया है। अब वहां संचार, यातायात व रोजगार के कुछ साधन विकसित हुए हैं, परंतु प्राकृतिक दशाएं वैसी ही हैं। लेखक का मानना है कि कुछ युवा पर्यटकों का वहां पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों से भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।